गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। आज हम जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर जो लेयर्स होती हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वायुमंडल जो हमारे चारों तरफ गैसीय जो आवरण है उसको कहते हैं। और जितनी भी जो मौसमी जो घटनाएं होती हैं, जो चेंजेस जो होते हैं, इसी वायुमंडल के अंदर ये घटनाएं घटित होती हैं। आज की वीडियो में हम वायुमंडल का जो संगठन है उसके अंदर, चाहे वो गैसेज हो, डस्ट पार्टिकल्स हो, वाटर वेपर हो, उन सब की चर्चा करेंगे। साथ ही ये जो विभिन्न जो घटक या एलिमेंट्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं उनका विभिन्न जो जलवायु जो घटनाएं होती हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव होता है उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें वायुमंडल संगठन की, तो यहाँ पर जो दो गैसें होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि कुल जो गैसीय जो कंपोजिशन होता है उसका 99% ये कवर करती हैं। उसके बाद आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद जो जीरो समूह की जो गैसेज होती है, हीलियम, नियॉन, उनकी हम यहाँ बात करेंगे। और वायुमंडल के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इन डस्ट पार्टिकल्स के कारण ही जो एक इनकी एक सेलेक्टिव नेचर होती है, जिसके कारण यहाँ जो सौरिक विकिरणें, जो सोलर जो रेडिएशंस, जब वेव्स जो आती हैं उनके अवशोषण की या उनके प्रकीर्णन, स्कैटरिंग की या रिफ्लेक्शन की या परावर्तन की जो घटनाएं घटित होती है, जिसके कारण आकाश का जो रंग है वो ब्लू कलर का, जो कि सौरिक जो विकिरण जो एक डिफ्यूज लाइट के रूप में फैल जाती हैं वायुमंडल के अंदर, जिसके कारण जो स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। साथ ही सुबह और गोधूली बेला के अंदर जो लालिमा जो सूर्य के कलर की होती है, वो यही इन डस्ट पार्टिकल्स के कारण जो वायुमंडल में होते हैं उनके स्कैटरिंग की जो प्रक्रिया होती है उसके कारण वो संपादित होती है। वो वायुमंडल के अंदर हम जल वाष्प की बात करें तो इस जल वाष्प जो कि पूरे अगर ग्लोब के ऊपर, पृथ्वी के धरातल के ऊपर हम बात करते हैं तो 2 से 5% तक ये जो वाटर वेपर वायुमंडल के अंदर होती है। और इसकी उपस्थिति के कारण ही जो बादलों का बनना, वर्षा होना या बिजली का चमकना, ये सारी जो घटनाएं होती है संपादित होती हैं। साथ ही ये जो वाटर वेपर होती है वो सौरिक विकिरणों के अवशोषण, परावर्तन, उन सब कारणों के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। और कहीं न कहीं इनकी उपस्थिति के कारण जो वायुमंडल का एक जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है उसके अंदर भी इस वाटर वेपर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ हम संगठन की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन होती है। इसका स्पेसिफिक जो कंपोजिशन है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और शेष जो 1% के अंदर जो ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन और ओजोन गैसें यहाँ रहती है। वायुमंडल के अंदर जो ये विभिन्न प्रकार की गैसेज हैं, इनकी वायुमंडल में उपस्थिति जो गैस है उसकी जो नेचर होती है, उनका जो भार होता है, उसके आधार पर इसकी ऊंचाई तय होती है। जो भारी गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वायुमंडल के निचले भाग के अंदर 20 किलोमीटर तक इसका अधिकतम संकेंद्रण देखने को मिलता है, जबकि इसकी तुलना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार कम होता है तो ये 100 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलती है। और उसके बाद ऊपरी वायुमंडल के अंदर जो हल्की गैसें, हीलियम, नियन, क्रिप्टॉन, काफ़ी ऊंचाई तक वायुमंडल में इनकी उपस्थिति रहती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वाटर वेपर लगभग 2 से 5% जो वायुमंडल में होता है। और इसकी जो उपस्थिति है, जलवाष्प की जो उपस्थिति है, ये इक्वेटोरियल जो ह्यूमिड जो एरियाज होते हैं, आर्द्र जो एरियाज होते हैं, विषुवतीय जो रेखीय जो आर्द्र एरियाज होते हैं, वहाँ पर वायुमंडल के अंदर वाटर वेपर की जो मात्रा है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। जबकि हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की या पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो जलवाष्प है उसकी मात्रा वायुमंडल के अंदर कम होती जाती है। और ये जिन डस्ट पार्टिकल्स के कारण हमने बताया कि स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन, अब्जॉर्प्शन जो क्रियाएं होती हैं। साथ ही ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये आर्द्रता ग्राही जो कण होते हैं, न्यूक्ली के रूप में भी काम करते हैं, जो कि क्लाउड्स के फॉर्मेशन के अंदर इनका महत्वपूर्ण रोल ये रहता है। जैसे हमने कहा कि इसका फर्दर जो कंपोजिशन है, स्पेसिफिक जो कंपोजिशन है, तो नाइट्रोजन जो होती है 78.08, ऑक्सीजन 20.95%, थर्ड नंबर पे जो होती है वो ऑर्गन होती है 0.93%, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% होती है। कई बार इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ऑक्सीजन के बाद वायुमंडल के अंदर
जो सबसे बड़ी जो गैस होती है वो कौन सी होती है, तो वो ऑर्गन होती है, देन कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब हम वायुमंडल का जो स्ट्रेटिफिकेशन है, स्त्रीकरण है, उसकी हम बात करें, वायुमंडल की परतों की बात करें, तो वायुमंडल की जो परतें होती हैं उनका जो लंबवत जो हम अध्ययन करते हैं, उसका जो आधार होता है वो तापमान और जो वायुदाब होता है, उसके आधार पर हमने वायुमंडल को विभिन्न परतों में परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल जिसे कहते हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल और थर्मोस्फीयर या ताप मंडल के अंदर उसको डिवाइड किया है। यहाँ इस डायग्राम से हमने आपको ये बताया कि एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर को शो किया, यहाँ जहाँ 0 डिग्री है इधर माइनस की तरफ जा रहा है, इधर जो है 20 डिग्री प्लस की तरफ है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर जिसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं, उस किलोमीटर को हमने यहाँ पर दिखाया है। तो वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं, जैसे हमने बताया कि सबसे नीचे क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर जो होती है, यहाँ पर जो पृथ्वी के धरातल पर जो तापमान ज़्यादा होता है, देन ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो कम होता जा रहा है। समताप मंडल में यहाँ कांस्टेंट है, जब आप ट्रोपोस्फियर से ऊपर की तरफ जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर वृद्धि होना शुरू होती है। मध्य मंडल के अंदर वापस जो टेम्परेचर हो रहा है वो डिक्लाइन हो रहा है, कम होता जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है, और देन हम एक्सोस्फीयर की तरफ जाते हैं तो तापमान फिर बढ़ता जाता है। यहाँ जो एक चीज़ और बात हम यहाँ करना चाहेंगे कि जो ओजोन जो लेयर है वो इसी समताप मंडल के अंदर उसकी उपस्थिति होती है, और जो आयन मंडल, आयनोस्फीयर की बात जब हम करते हैं तो ये जो थर्मोस्फीयर की बात करें तो वहाँ इसकी उपस्थिति रहती है। अब यहाँ एक एक परत के विशेषताओं की बात करें तो जब हम ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं, क्षोभ मंडल की बात करते हैं, क्षोभ का मतलब होता है जो मौसमी घटनाएं होती हैं, जो जलवायु जो दशाएं होती हैं, उसमें अनस्टेबिलिटी वहाँ रहती है, निरंतर वहाँ तापमान में या बादलों के निर्माण में, ओला, यानी विभिन्न प्रकार की जो मौसमी घटनाएं यहाँ पे घटित होती है, तो यानी जलवायु की अस्थिरता के कारण ही इसको क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई जो है क्षोभ मंडल की विषुवत रेखा पर ज़्यादा होती है और ध्रुवों के ऊपर कम होती है। विषुवत रेखा पे जहाँ 18 किलोमीटर है वहीं ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 10 से 12 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। चूँकि विषुवत रेखा पर सूर्य की स्थिति हमेशा वर्टिकल होती है, लंबवत होता है, यहाँ वर्ष भर तापमान उच्च होता है, तो हवाएं अत्यधिक गर्म होकर ऊपर तक उड़ जाती है, अधिक ऊंचाई तक उड़ जाती हैं, जबकि ध्रुवों के ऊपर तापमान कम होता है। यही कारण है कि जो ट्रोपोस्फियर होती है इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पे अधिक, जबकि जो पोल्स होते हैं वहाँ पर कम देखने को मिलती है। जो ट्रोपोस्फियर जो वर्ड था सबसे पहले तीजांस डी बोर के द्वारा दिया गया था। इस परत को कन्वेक्शन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, संवहनीय मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हवाओं का जो लंबवत संचरण सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है। इस परत की हम बात करें, क्षोभ मंडल की या ट्रोपोस्फियर की बात करें, तो यहाँ जब हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। उसका कारण ये है कि जो वायुमंडल जो तापमान प्राप्त करता है, जो गर्म होता है, वो डायरेक्ट सन रेज से गर्म ना होकर पृथ्वी से टकरा कर जाने वाली जो पार्थिव विकिरण होती है, टेरेस्ट्रियल जो वेव्स होती हैं, उनके द्वारा गर्म होता है। इसलिए पृथ्वी के तापमान से ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। ये जो कम होने की जो दर है, इसके ऊपर विभिन्न मौसमी घटनाओं का प्रभाव जरूर पड़ता है, अक्षांशीय स्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन एक सामान्य हम जब बात करते हैं तो 165 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस कहें या 1 किलोमीटर के ऊपर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसे हम सामान्य तापपतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य एक जो 1.5 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है, जिसको हम ट्रोपोपास कहते हैं। ये एक तरह से जो स्ट्रेटोस्फियर है या समताप मंडल है और जो ट्रोपोस्फियर जो है क्षोभ मंडल है, उसको अलग करने का काम करती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान के अंदर एक स्पष्ट वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। समताप मंडल जैसे नाम से लगता है कि यहाँ तापमान की जो दशाएं होती हैं वो समान होती हैं, लेकिन ऐसा वायुमंडल जो भी होता है वहाँ पर जो हवाओं का जो संचरण होता है वो विभिन्न घटनाओं से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए तापमान में 100% स्टेबिलिटी की बात करें, स्थिरता की बात करें, वैसी दशाएं हमें देखने को सामान्यतः नहीं मिलती। लेकिन जो क्षोभ सीमा जिसकी हम बात करते हैं, ट्रोपोपास की जो बात करते हैं, वहाँ एक ऐसी स्थिति आती है कि तापमान में परिवर्तन बहुत कम होता है।
इसलिए इसको हम समताप मंडल कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वहाँ तापमान में वृद्धि होती जाती है। तो समताप मंडल के अंदर जो तापमान में जो वृद्धि होती है ऊपर की तरफ जाने की, उसका मुख्य कारण ये होता है कि ओजोन जो परत है उसकी स्थिति इसी समताप मंडल के मध्य में होती है। 30 से 35 किलोमीटर में इसका जो मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन पाया जाता है, और ये जो है जो पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, उनका अवशोषण करती है। इसके कारण समताप मंडल का जो तापमान है उसमें वृद्धि होती जाती है। और ओजोन परत का जो इम्पोर्टेंस है, हम जानते हैं कि ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। उसके कारण पृथ्वी के ऊपर पराबैंगनी किरणें नहीं आ पाती, और जो तापमान एक बैलेंस बना रहता है। अगर यदि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के धरातल पर आएंगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। तो उसका जो दीर्घकालिक प्रभाव विभिन्न जलवायु जो घटनाएं होती है उनके ऊपर हमें देखने को मिलता है। मध्य मंडल की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर के मध्य में होती है, और इस परत के अंदर पुनः जो तापमान है ऊपर की तरफ जाने पे कम होता जाता है, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है तापमान पुनः ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो कम होता जाता है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो तापमान है -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस तापमान की सीमा को, जो -80 डिग्री है, जो मेसोस्फीयर की अपर सीमा होती है, उसको हम मेसोपॉज के नाम से जानते हैं। और ऊपर जाने पर, इसके बाद हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं, ट्रोपोपॉज के पास, मेसोस्फीयर के बाद हम ऊपर जाते हैं तो तापमान में हमें निरंतर वृद्धि देखने को मिलती है। जो थर्मोस्फीयर की हम बात करें या बहिर्मंडल की बात करें तो इसी के अंदर जो आयनोस्फीयर जो परत है, जो कि 80 से 640 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण वो रहता है, क्योंकि यहाँ पे पराबैंगनी जो फोटॉन्स होते हैं उच्च वेगी कणों के द्वारा इनके ऊपर जो प्रहार होता है उसके कारण यहाँ पे आयनोजेशन की प्रक्रिया, आयनीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। और ये जो आयनोस्फीयर है, जो पृथ्वी के धरातल से जो हम रेडियो वेव्स भेजते हैं उनको रिफ्लेक्ट कर कर वापस धरातल पर भेज देती है। और इसको भी 3 भागों में जो आयनोस्फीयर जो होती है, डीप लेयर, ई लेयर और एफ लेयर के अंदर इसको वर्गीकृत करते हैं। और यदि आयनोस्फीयर नहीं होती तो रेडियो तरंगे पृथ्वी के धरातल पर वापस नहीं आती, आकाश में अनंत में चली जाती। तो ये चीज़ें होती है। साथ ही इसी आयनोस्फीयर के अंदर जो ध्रुवीय प्रकाश, अरोरा बोरेलियस, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है, और दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर अरोरा ऑस्ट्रेलियस की जो प्रकाशीय जो घटनाएं होती हैं वो देखने को मिलती है। जो बाहरी परत है उसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। 640 किलोमीटर से ऊपर की परत होती है। क्योंकि ये इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है तो यहाँ पर जो गैसों के कंपोजिशन की बात करें तो यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। और अभी नए जो रिसर्च हुए हैं उसमें ये पता चला है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन की अलग अलग लेयर्स भी यहाँ एक्सोस्फीयर के अंदर उनकी स्थिति देखने को मिलती है। और यहाँ जब हम एक्सोस्फीयर से या वायुमंडल के ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ तापमान अत्यधिक होने के बावजूद उस तापमान को हम महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर जो वायुमंडल है यहाँ पे इतना विरल हो जाता है कि यहाँ जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो प्रक्रिया उस तेजी से जो पृथ्वी के धरातल के समीप संपादित होती है वो नहीं हो पाती है। यहाँ एक रासायनिक संगठन की भी बात करें वायुमंडल की तो हम इसके अंदर 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होमोस्फीयर होता है, एक एक्सोस्फीयर होता है। सममंडल यानी यहाँ गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। 90 किलोमीटर की ऊंचाई को हम यहाँ शामिल करते हैं। तो कहीं न कहीं वायुमंडल की जो 3 परतें जो होती हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल को हम होमोस्फीयर या सममंडल के अंदर शामिल करते हैं। जबकि विषम मंडल की जो ऊंचाई है वो 200 से 1100 किलोमीटर के बाद होती है, और इसके अंदर हम आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर की जो परतें हैं उनको शामिल करते हैं। जो हीलियम लेयर होती है उसमें हीलियम के कण पाए जाते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 1100 से 3500 किलोमीटर के बीच में है। हाइड्रोजन लेयर है वो 10,000 किलोमीटर तक इसको पाई जाती है। तो इस तरह से हमने इन वायुमंडल का जो कंपोजिशन है उसकी बात की। साथ ही जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो यहाँ हम जलवायु और मौसम जो 2 एलिमेंट्स हैं उनकी भी हम यह चर्चा करके जाएंगे। क्योंकि जो वायुमंडल के अंदर जो जलवायु जो घटनाएं होती है, मौसमी जो घटनाएं होती है, तो जलवायु और मौसम को निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं दोनों सेम होते हैं। चाहे तापमान हो, आर्द्रता हो, वर्षा हो, विंड्स का सर्कुलेशन हो, एयर मासेज हो। लेकिन
जो अल्पकालिक जो घटनाएं होती है, इन तत्वों का जब अध्ययन करते हैं, तापमान या वर्षा का, तो उनको हम मौसम कहते हैं। वो मौसम एक दिन हो सकता है, सप्ताह हो सकता है, महीना हो सकता है, लेकिन जब इन्हीं मौसमी जो कारक है उनका दीर्घकाल के औसत के आधार पर जब अध्ययन किया जाता है, 30 या उससे अधिक वर्षों का, 30 से 50 वर्षों तक अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम निर्णय निकालते हैं कि यहाँ तापमान अधिक है, यहाँ पे तापमान कम है, यहाँ आर्द्रता ज़्यादा है, तो वो जो निष्कर्ष हमारा निकाला जाता है उसको हम जलवायु कहते हैं। यानी अल्पकालीन जो कारकों का अध्ययन, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, इनका किया जाता है, उसको हम मौसम कहते हैं। जबकि दीर्घकाल के दृष्टिकोण से जब हम करते हैं इन्हीं घटनाओं का अध्ययन, तो उसको हम जलवायु के अंतर्गत शामिल करते हैं। धन्यवाद।